हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी किलपुर गांव के गरीब परिवार की है। इस गरीब परिवार में संतोष नाम के एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी कविता और पुत्र राजेश के साथ रहते थे। संतोष और कविता की एक ही संतान थी, राजेश की उम्र 8 वर्ष थी। एक दुर्घटना के चलते संतोष की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कविता को अपना और अपने पुत्र राजेश का पालन पोषण करने में बहुत समस्या होती थी। मुझे अपने पुत्र का ध्यान रखना होगा, इसकी परवरिश करनी होगी, इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने पाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। कविता ये सब अपने मन में सोच रही थी। कविता सारा दिन कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। राजेश छोटा था, इसीलिए कविता जहाँ कहीं भी कार्य करने जाती, राजेश को अपने संग साथ लेके जाती थी। एक दिन कविता अपने पुत्र राजेश के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने गई। माँ, हम जंगल में क्यों आए हैं? राजेश बेटा, हम यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हैं। इन लकड़ियों को बेचकर हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा विचार है माँ आपका। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। राजेश और कविता साथ में मिलकर लकड़ियाँ काटते हैं। कहीं देर तक लकड़ियाँ काटने के बाद दोनों थक जाते हैं। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। मुझसे भूखे पेट इतनी दूर नहीं चला जाएगा। राजेश बेटा, चलो हम भोजन करते हैं। मैं कुछ रोटियां साथ लाई हूँ, वही हम खाएंगे। राजेश और कविता एक विशाल पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर बैठकर रो रहा था। अरे माँ, ये बाबा कौन है और ये इतना रो क्यों रहे हैं? लगता है इन्हें कोई समस्या है, तभी ये इतने घने जंगल में अकेले बैठकर रो रहे हैं। बाबा, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे आ गए? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो बाबा, ये रोटियां खा लो। बुजुर्ग व्यक्ति एक ही साथ सारी रोटियां खा लेता है। राजेश और कविता ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मुझे और भूख लगी है। कविता अपने हिस्से की रोटियां भी बुजुर्ग को दे देती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उन रोटियों को भी एक ही साथ खा लेता है। मुझे और भूख लगी है। हमें क्षमा करना बाबा, हमारे पास अब और रोटियां नहीं बची। अब मेरे साथ मेरे घर चलो ना। कविता उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद, सुनो बेटा, मुझे जितनी रोटी चाहिए उतनी रोटी तुम्हें मुझे देना होगा। अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सोच लो तुम लोग। बाबा, अगर मैं आपकी सहायता करूंगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है। ये देखकर कविता और राजेश डर जाते हैं। अब मैं जितना रोटियां बनाने को कहूँगा तुम्हें उतनी रोटियां बनाकर मुझे खिलाना होगा। जरूर खिलाऊंगी मैं तुम्हें रोटियां। तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मुझसे मदद की पुकार की थी। अब तुम चाहे जो हो, पर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। ये कहकर कविता घर के अंदर जाकर रोटियां बनाना शुरू करती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? हम क्यों इस राक्षस की मदद कर रहे हैं? बेटा राजेश, जीवन में कभी भी किसी की मदद करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। कविता खूब सारी रोटियां बनाकर उस राक्षस के पास जाती है। राक्षस एक ही साथ वो सारी रोटियां निगल जाता है। मुझे और रोटियां चाहिए। कई सारी रोटियां बनाकर कविता फिर उस राक्षस को रोटियां दे देती है। राक्षस फिर से एक साथ सारी रोटियां निगल जाती है। मैं कल फिर आऊँगा रोटियां खाने। ये कहकर राक्षस गायब हो जाता है। माँ, ये कौन है और हमें इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा राजेश, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, पर अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारे अच्छे होने का क्या मतलब? पर माँ, वो तो एक राक्षस है। बेटा, वो जो कोई भी हो, उसने हमसे खाने की मदद मांगी है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राजेश और कविता डरते हुए सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वही राक्षस कविता के घर आती है और कविता से रोटी मांगकर खाती है। कविता रोटी बना बनाकर उस चुड़ैल को खिलाती रहती है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं, पर उस चुड़ैल की भूख नहीं मिटती। बेटा राजेश, घर में सारा आटा खत्म हो गया है। अब अगर वो चुड़ैल आई तो हम उसे क्या खिलाएंगे? अब और रोटी मत बनाना उस राक्षस के लिए। नहीं बेटा राजेश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम पास वाली दुकान से जाकर आटा उधार लेकर आओ, कहना कि रुपए बाद में दे देंगी। राजेश अपनी माँ के कहने पर उस दुकानदार के पास जाता है। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे आटा उधार नहीं दे सकता। राजेश उस दुकानदार से मिन्नतें करता है, पर वो दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता और राजेश को वहाँ से भगा देता है। राजेश अपनी माँ के पास आता है। माँ, उस दुकानदार ने आटा देने से इनकार कर दिया। बेटा, अब हम क्या करेंगे? कैसे इस राक्षस के लिए रोटियां बनाएंगे? तभी कविता अपने हाथों से कड़े निकालकर राजेश को देती है। राजेश बेटा, ये कड़े ले जाकर दुकानदार को दे आओ और उसके बदले में आटा खरीद लाओ। तभी वो राक्षस प्रकट होता है। मेरे लिए रोटियां लाओ। हमारे पास और आटा नहीं है और ना ही पैसे हैं कि आटा खरीद सके, इसलिए मैं अपने पुत्र को ये कड़े दे रही हूँ। इसे बेचकर वो आटे की व्यवस्था कर लेगा और फिर मैं उस आटे से तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊंगी। राक्षस ये देखकर हैरान रह जाती है और वो राक्षस एक देव पुरुष के रूप में आ जाती है। कविता और राजेश ये चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। सच में आप दोनों बहुत महान हैं। आप लोगों ने मेरी भूख मिटाने के लिए बहुत कष्ट किया है। आप लोगों ने अपने घर का सारा सामान खत्म कर दिया। ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपकी इसी अच्छाई को देखने के लिए मैंने राक्षस का रूप धारण किया था। तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए जो कष्ट किया है, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है और इसमें से रोटी अपने आप बनती है। इसके लिए आटे की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ देव पुरुष अपनी शक्ति से एक जादुई रोटी बनाने वाली मशीन कविता को देते हैं। इस मशीन से जीवन में तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसका उपयोग तुम लोगों की भलाई के लिए भी कर सकती हो। ये भगवान की कृपा है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो मैं तुम जैसे महान इंसान से मिला। उसके बाद कविता और राजेश का जीवन बदल जाता है। राजेश और कविता उस चमत्कारी मशीन की सहायता से रोटी बनाकर बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।